हम साइकोलॉजी और एबनॉर्मल साइकोलॉजी के क्षेत्र में घुस गए हैं और उसमें हमारा सबसे बड़ा योगदान जो है सिगमंड फ्रायड का है। इस सदी का इतना बड़ा थिंकर, उसके हालांकि उसके साथी रहे, उसके साथ एडलर भी रहे, युंग भी रहे, लेकिन सिद्धांत जो है साइको एनालिसिस का कि पर्सनैलिटी को एनालाइज करो, ये साइंटिफिक मेथड है। इस पर हम पहले भी विचार कर चुके हैं कि फ्रायड ने बिल्कुल साइंटिफिक मेथड का प्रयोग किया है। एक ही एनर्जी जो फिजिकल एनर्जी है वही कंटिन्यूअस चेंज होती रहती है और वही साइकिक एनर्जी बन जाती है। कोई आत्मा में से साइकिक एनर्जी नहीं आती, या जैसे पुराने लोग होते थे कि एबनॉर्मलिटी का कारण कोई भूत प्रेत नहीं है, बल्कि यही कन्वर्शन करती हुई चली जाती है। ये एनर्जी जो है कंट्रोल होती चली जाती है, इकट्ठी होती चली जाती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जब हम विचार करने लगते हैं और साइकिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, तो उस समय विचार की शक्ति आ जाती है, विवेक की शक्ति। और विवेक की शक्ति में क्या होता है, हम सोचने लगते हैं कि कौन सी डिज़ायर हमारी जो है वो हमने कैसे कैसे पूरी करनी है। तो फ्रायड ने सारे एनालिसिस करके, और वो जो हमारा अंदर का छुपा हुआ एक बहुत बड़ा कोठा है, फ्रायड कहते हैं कि 3/4 पर्सनैलिटी हमारी जो है वो अनकॉन्शियस है और 1/4 पर्सनैलिटी हमारी जो है वो कॉन्शियस में आती है। और वो अनकॉन्शियस जो है हमारी हर चीज़ों को पीछे से हमें पता भी नहीं लगता। बहुत सारी एरर हैं। अब फ्रायड ने तो बड़ी एग्जाम्पलें दी हैं, बहुत सारी एरर हैं ऐसी कि एक आदमी उसी एरर को बार बार रिपीट करता था, उसको ठीक भी करा देते थे, फिर वो भूल जाता था, फिर उस एरर को रिपीट करता था। तो फ्रायड ने उसको एनालाइज किया। एनालाइज करके उन्होंने, फ्रायड ने क्या किया कि उसको करते 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 देखा, तो उन्होंने कहा कि शुरू में जो टीचर उसको पढ़ाता था उस टीचर ने उसके साथ बहुत मिसबिहेव किया और वो उस टीचर का पढ़ाया हुआ सब कुछ भूल जाना चाहता था, लेकिन मजबूरी, चूँकि एग्ज़ाम वगैरह देने थे तो मजबूरी तो देता था, लेकिन वो उस चीज़ को आते ही वो कांप जाता था, उस टीचर का ध्यान आ जाता था उसको। तो इस तरह बहुत सारी एरर हम ज़िंदगी में करते हैं, हमें पता ही नहीं लगता कि हमने कई मिस्टेक ऐसी हैं जो बार बार हम रिपीट करते हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम बार बार भूल जाते हैं। ऐसे भी मरीज़ आए जिनको 100 में से 11 घटाओ तो 79 या 89 कौन सा लाए, तो वो ऐसा घटाने भूल जाते थे। तो फ्रायड ने उनको देखा। ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल हैं, क्योंकि फ्रायड ने तो 20,000 पेशेंट देखे हैं, लेकिन इन सब का कारण अनकॉन्शियस है। हमारे कॉन्शियस बिहेवियर को भी अनकॉन्शियस ही, हम नहीं भी चाहते, लेकिन वो अनकॉन्शियस कहीं से उसको कंट्रोल कर रहा है, और उस कंट्रोल को करने में हमें लगता है कि कुछ एबनॉर्मलिटी हमारे बिहेवियर में है। तो फ्रायड का काम था उसको चीज़ों को निकालना, वो फ्रायड ने निकाल दिया। और हम इसको देख भी चुके हैं कि रॉयल रोड बना दी उसने अनकॉन्शियस को जानने के लिए। अब हम ये पर्सनैलिटी फॉर्मेशन में जब आते हैं तो हमें इस अनकॉन्शियस में जो चीज़ें मिली हैं, उस अनकॉन्शियस वाली चीज़ को पहले हम देखना चाहते हैं कि वो फंडामेंटल चीज़ है जो हमारी पर्सनैलिटी का आधार है। उस आधार के बेस पर हम धीरे धीरे पर्सनैलिटी कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो उसको बहुत शॉर्ट में पहले हम समझ लें, फिर हम आएंगे कि जब बच्चा पैदा होता है उस ज़माने से लेकर के जब तक वो बड़ा होता है उसकी पर्सनैलिटी कैसे विकसित होती है। तो पर्सनैलिटी फॉर्मेशन पे बाद में आएंगे। हम पहले इस चीज़ को समझ लें कि हमारा जो अनकॉन्शियस है उसमें क्या घुसा हुआ है। उस चीज़ को फ्रायड ने कहा है कि वो ऐसी चीज़ें हैं जो सोशली टैबू हैं,
जिन पर समाज की पाबंदी लगी हुई है, समाज जिनको अलाउ नहीं करता, सामाजिक संदर्भ में कई बार तो उनको आप एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। और ऐसी जो डिज़ायर हैं उसमें ज़्यादातर डिज़ायर सेक्स की हैं। मोस्ट ऑफ द डिज़ायर ऐसी हैं जो सोसाइटी में टैबू मानी जाती हैं, हर सोसाइटी में। उसमें दो चीज़ों को, अब तो खैर परिवर्तन हो गया है, थोड़ा बहुत दाव बदल गए हैं बहुत सारे, लेकिन फ्रायड ने कहा कि दो चीज़ें ऐसी हैं जो हर सिविलाइजेशन में मैम बिल्कुल मना है। एक तो है इंसेस्ट। इंसेस्ट का मतलब अपने ही परिवार में एट्रैक्शन हो जाए सेक्स का, लेकिन परिवार में फादर हैं, मदर हैं, वो देख रहे हैं कि ये, तो आदमी उसको रोकता है। अब वो रोक करके क्या करेगा, उस डिज़ायर को सप्रेस करेगा, अंदर डालेगा, रिप्रेशन होगा। रिप्रेशन से वो सब चीज़ें सप्रेस हो जाएंगी। और जैसे हमने कहा कि चीज़ मरती नहीं, कोई चीज़ डिज़ायर, सब चीज़ें ज़िंदा रहती हैं संसार के अंदर, बदल जाती हैं वो। तो वो हमारे इंसेस्ट की जो डिज़ायर है अनकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। अगर किसी वजह से सोशल रेस्ट्रिक्शन हट जाए और मौका मिल जाए तो इतनी पावरफुल है ईड जो है, वो तोड़ देगी इसको, हमारे कॉन्शियस के पर्दे को तोड़ देगी और अपने आप को सेटिस्फाई करेगी। तो ये पर्दा जो है हमारी मर्यादाओं का, हमारी सोसाइटी का ये पर्दा जो पड़ा रहता है, इसकी वजह से तो इंसेस्ट किसी भी सिविलाइजेशन में, किसी भी सोसाइटी में अलाउड नहीं है। और दूसरी चीज़ है होमोसेक्सुअलिटी, ये भी कोई सोसाइटी अलाउ नहीं करती। तो फ्रायड कहता है कि जब कभी ऐसी इच्छा आती है तो हमें दमन करना पड़ता है उनका। तो ज़्यादातर इसी तरह की बहुत सारी इच्छाएं हैं हमारी, तो इसको फ्रायड ने नाम दिया कि ये जो हमारी चीज़ है ये लिबिडो है ये। अब दिक्कत ये है कि अंग्रेज़ी में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, अंग्रेज़ी में उनका पर्यायवाची नहीं है। जैसे हिंदुस्तानी, हमारा हिंदुस्तान का एक शब्द है धर्म। अब धर्म के लिए अंग्रेज़ी में कोई शब्द नहीं है, तो उन्होंने ज़बरदस्ती रिलीजन थोप दिया। ऐसे जो जर्मनी का शब्द है लिबिडो, उस लिबिडो के लिए अंग्रेज़ों के पास अंग्रेज़ी में कोई शब्द नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि लिबिडो का मतलब सेक्स। अब जर्मन लिबिडो का अर्थ कुछ और डिटेल हो सकता है, जैसा कि बाद वाले लोगों ने किया, जो फ्रायड के क्रिटिक थे, उन्होंने जर्मन शब्द का असली अर्थ किया, लेकिन फ्रायड को कोई शब्द नहीं मिला अंग्रेज़ी में, तो उसने सेक्स का शब्द कर दिया। तो ये हमारी सेक्स लिबिडो एनर्जी जो है, लिबिडिनल एनर्जी, ये सेक्स की एनर्जी है। और जब ये डिस्टर्ब हो जाती है अंदर, तो बहुत सारी एबनॉर्मलिटी, उनका भी नाम हमने कहा था कि बीमारियों का नाम हम नहीं लेंगे, तरह तरह की बीमारियां उससे पैदा हो जाती हैं। अब एक आदमी है जो बहुत ही ज़्यादा प्यूरिटन फैमिली में पैदा हुआ है, इतनी पवित्र वहाँ के आदमी बिना हाथ धोए कोई चीज़ भी नहीं छू सकते, एक दूसरे को, घर की महिलाओं को भी, जैसे हमारे यहाँ घर में मर्यादा है कि अगर बहू बैठी होगी चारपाई पर तो ससुर नहीं बैठेगा, या ससुर बैठा होगा तो बहू नहीं बैठेगी। तो ऐसी बहुत सारी मर्यादाएं हैं हमारी लगी हुई हैं जिनको, तो बहुत ही प्यूरिटन फैमिली में जहाँ सेक्स का रिप्रेशन होता है वहाँ बीमारियाँ हो जाती हैं वो आदमी को। इसी तरह से जहाँ ओवर इंटेलिजेंट है, सेवेज सोसाइटी जो हैं, जहाँ ऐसे लोग रहते हैं जो लेस सिविलाइज्ड हैं, वहाँ ओपन सेक्स रहती है, वहाँ और तरह की बीमारियाँ उनमें हो जाती हैं। लेकिन डिस्टर्बेंस ऑफ सेक्स जो है, लिबिडिनल एनर्जी का डिस्टर्बेंस ही आदमी की पर्सनैलिटी को डिस्टॉर्ट करता है। इसलिए फ्रायड के जो गुरु थे वुल्फ, उनके अस्पताल में जब भी कोई पेशेंट जाता था एबनॉर्मल, तो वहाँ लिखा होता था इट इज़ सेक्स एंड सेक्स ऑलवेज। इसकी सेक्सुअल लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुई है, बैलेंस नहीं रहा है सेक्सुअल लाइफ में, इसलिए ये पागल हो गया। तो हर मरीज़ को जो देखो
उसकी लिबिडनल एनर्जी कहाँ डिस्टर्ब हुई है, ये अनकॉन्शियस से पता लगेगा। उसके अनकॉन्शियस को जब एनालाइज करोगे तो पता लगेगा कि कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हुई है। तो ये लिबिडो है, ये बड़ी पावरफुल हमारी, और ये बेसिक चीज़ है, ये आदमी को जन्मजात मिलती है। आदमी जो है इसको कहीं से एक्वायर नहीं करता। ये लिबिडो आदमी को जन्मजात मिलती है। और इसके अंदर वो हमने कल गुण देखे थे कि इसके अंदर सबसे बड़ा गुण ये होता है कि ये क्रिएटिव है। लिबिडो, इसको हम कुछ नहीं जानते क्या है, इसलिए इसको इड कह देते हैं। इड है, इदम है। तो ये इड जो है ये बड़ी है तो पावरफुल और बड़ी विशाल है। ये इसका खजाना बड़ा विस्तृत है। तो ये क्या करती है कि जब इसको दिन में कोई सेटिस्फेक्शन का साधन नहीं मिलता तो सपने में ये अपने आप ही ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेती है जिसके कारण ये अपना सेटिस्फेक्शन देख ले। और ये भी हमने देखा था कि बहुत सारे ड्रीम ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट नहीं होते, सेटिस्फैक्ट्री नहीं होते, बड़े डरावने होते हैं, बड़े भयंकर होते हैं। तो उनकी जब देखी गई तो देखा गया कि इंटरनल कुछ कन्फ्लिक्ट हैं इसके। कई तरह के कन्फ्लिक्ट फ्रायड ने देखे मरीजों के अंदर, लेकिन एक कन्फ्लिक्ट जो है वो ज़बरदस्त है, अप्रोच कन्फ्लिक्ट। एक चीज़ को मैं पकड़ना भी चाहता हूँ और एक चीज़ को मैं छोड़ना भी चाहता हूँ। एक बहुत सुंदर औरत थी, लोग बड़े अट्रैक्टिव रहते थे उसकी तरफ, बड़ा अट्रैक्शन रहता था। लेकिन ये पता लगा कि औरत जो है ये बड़ी करप्ट है, इसके चक्कर में फंस जाओगे तो इसको अवॉइड करो। तो अवॉइड नहीं कर सकते थे लोग के, बड़ी अट्रैक्ट। तो मैं इसको अप्रोच करूं, अगर अप्रोच अवॉइड हो जाए तो ठीक ठाक है। अप्रोच अवॉइड कन्फ्लिक्ट तो बड़ा ज़रूर हो जाएगा, इसको अप्रोच करना, इसको अवॉइड करना। लेकिन अप्रोच और अप्रोच कन्फ्लिक्ट बड़ा ज़बरदस्त है। तो इसको कैसे करें, तो सपने में बड़े बड़े भयंकर चीज़ें आकर लड़ती हैं, हम डर जाते हैं। और कौन सी चीज़ जो है पराजित करेगी, कौन सी इच्छा ऊपर होगी, ये सारी देखी जाएगी। तो हमारी पर्सनैलिटी का जो आधार है वो है सेक्स, लिबिडो। सारी पर्सनैलिटी जो है आदमी की वो बेसिक ही बनी हुई है, जो कि वो बायोलॉजिकल एनर्जी से कन्वर्ट होकर के जब साइकोलॉजिकल एनर्जी बनी है तो वो बायोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन की एनर्जी है। हालांकि बाद में हम देखेंगे कि फ्रायड के जो शिष्य थे उन्होंने इसका नाम बदल करके कर दिया था लिबिडो, माने प्लेजर प्रिंसिपल, सुख की इच्छा, सुख की कामना। उन्होंने इसका नाम कामेच्छा नहीं रखा, क्योंकि सेक्स का शब्द जो है बड़ा घृणित शब्द है, अच्छा पसंद नहीं सोसाइटी में माना जाता। तो इसके चेलों ने उसका नाम रख दिया प्लेजर प्रिंसिपल, लेकिन फ्रायड उसको सेक्स ही सेक्स कहते रहे। तो उन्होंने कहा सेक्स ही हमारी पर्सनैलिटी का आधार है। ये जब हम बायोलॉजिकल मैन जब पैदा होता है तो बायोलॉजिकल एनर्जी ही साइकिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए ये बायोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन देखने वाली जो एनर्जी है बेसिक है आदमी में, ये आधार है। इसको ही हम चाहे लिबिडो कह दें चाहे ईड कह दें, लिबिडिनल एनर्जी कह दें, कुछ भी नाम ले लें। लेकिन आदमी जब बड़ा होने लगता है तो वो अपनी सेक्स की इच्छाओं को समाज में कह नहीं पाता, समाज उसको सप्रेस करता है। तो आदमी के अंदर एक इच्छा होती है ये कि मैं समाज के नॉर्म के हिसाब से इसको अपने आप को एडजस्ट करूं। वो समाज के नॉर्म जो हैं उनके हिसाब से एडजस्ट करता है और ईड पर कंट्रोल लगाता है। अब एक आदमी है वो बाज़ार में जा रहा है, बाज़ार में कैसे अपनी बड़ी सेक्स की इच्छा हो रही है, कैसे सेटिस्फाई करेगा, तो उसे वहाँ कंट्रोल लगाना पड़ेगा। तो ये सोशल कंट्रोल लगाने वाली उसके अंदर एक, जब वो आदमी सोचने लगता है तो उसके अंदर एक
शक्ति पैदा होती है। ये एक्वायर्ड है, ये जन्मजात नहीं है, ये सोसाइटी से एक्वायर होती है। इसका नाम है ईगो शक्ति। ईगो, अहम की शक्ति, सम्मान की शक्ति। मेरा सोसाइटी के अंदर सम्मान होना चाहिए। अगर कोई ऐसी मैंने वो काम कर दी जिससे कि मेरे पर कलंक लग गया सोसाइटी में, तो सोसाइटी कहेगी ये आदमी चाहे कुछ भी हो लेकिन ये गलत काम इसने ईड को सेटिस्फाई कर लिया या लिबिडो को, तो इस सोसाइटी उसको कंडेम कर देगी हमेशा के लिए। तो आदमी अपनी ईगो को बढ़ाना शुरू करता है, ईगो को डेवलपमेंट करना शुरू करता है आदमी। ये ईगो की डेवलपमेंट सोसाइटी से प्राप्त करता है। वो उस सोसाइटी में रहेगा, लोगों के साथ मिले जुलेगा, अकेला नहीं रहेगा वो। तो उसके अंदर ये होगा कि भाई मैं सोसाइटी में हूँ तो सोसाइटी के अंदर कोई ऐसा काम ना करूँ। तो ये ईगो पावर उसकी धीरे धीरे डेवलप होने शुरू होगी। इसको हम कहते हैं ईगो। लेकिन ये ईगो बड़ी कमज़ोर होती है। थोड़ा सा भी सोशल कंट्रोल हटा, लोगों की निगाह बची और आदमी फ़ौरन उसको ईड जो है फ़ौरन आकर छा जाएगी उसके ऊपर। मौका देख के कर ले काम, इस वक्त कौन देख रहा है, कोई नहीं देखने वाला, कोई पकड़ने वाला भी नहीं, जो काम चाहे तो कर ले। तो ईड जो है उसको तोड़ देती है ईगो के बंडल को। अब इसको परमानेंट कैसे कंट्रोल करें? सोसाइटी नहीं भी देख रही है तब भी मैं ये काम नहीं करूँगा। तो इसके लिए आदमी फिर क्या करता है, आदमी ऊपर के हायर जिनको वैल्यूज़ कहते हैं उन नॉर्म को इनकॉर्पोरेट करना शुरू करता है अपनी पर्सनैलिटी में। ये कहलाती है मॉरल नॉर्म्स, वैल्यूएशन नॉर्म, मॉरल एथिकल नॉर्म्स कहते हैं इनको। ये इथिकल नॉर्म जब आदमी के अंदर आ जाए तो आदमी अकेला भी हो तब भी गलत काम नहीं करेगा। वो इथिकल जो है मॉरल इच्छा, इसको फ्रायड ने कहा सुपर ईगो। सुपर ईगो जो है कंट्रोल करती है, सुपर ईगो हमारी ईगो को शक्ति देती है। ईगो जब कमज़ोर हो जाए और उसको लगे कि अब ये ईड और सेक्स की एनर्जी तोड़ देगी इस बंधन को और मैं मेरे हाथ से मुझसे ये पाप हो जाएगा, तो एकदम वो मॉरल एनर्जी इसको खींच लेती है, क्योंकि अंदर मॉरल एनर्जी बढ़ गई है। तो मॉरल एनर्जी जो है सुपर ईगो पावर वो देती है, ईगो को शक्ति देती है। अब इसके अंदर गड़बड़ ये हो जाती है कि ये जो सुपर ईगो है ये तो मॉरल इम्पोज करती है ईगो के ऊपर, ईगो को मजबूर करती है कि ज़रा सा भी नॉर्म से विचलित मत होना, मॉरल नॉर्म से इधर मत जाना। और उधर ईड कहती है इसको कि तू एंजॉय कर ले। तो ये ईगो जो है इसको क्या करना पड़ता है, ईगो को दो मास्टर जो हैं उनके साथ संघर्ष करना पड़ता है, दो मास्टरों से लड़ना पड़ता है। तो ज़रूरत क्या होगी, ईगो को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत पड़ेगी। स्ट्रेंथ वो ले लेगा सुपर ईगो से, लेकिन ईगो कहेगी कि मुझे स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग करो भाई, अगर मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हुई तो ये ईड पावर जो है सेक्स पावर मुझे तोड़ करके और मुझसे गलत काम करा देगी। बिल्कुल मौके पे ऐसा हो जाता है आदमी। सूरदास जी का ऐसे ही हो गया था मौके पे। सूरदास जी जिस समय वहाँ से गए, वैश्या ने उनको धक्का मार के निकाल दिया। तो सूरदास जी ने कहा कि मैं तो इसके रूप पर बड़ा आसक्त था और इसने आज ये किया कि भाई तू खाली हाथ मेरे घर आ गया। उसने कहा मैं तो सब कुछ तुझे दे चुका, अब तो मेरे घर में कुछ भी नहीं रहा। उसने कहा वैश्या के घर खाली हाथ नहीं आते, भाग जाए यहाँ से। तो सूरदास जो थे धक्के खा के जब चले तो एक उन्हें भूख लग रही थी, तो एक महिला के घर गए
रोटी दो। वो महिला बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर। तो सूरदास जी जो थे वो आटा और रोटी लेने की बजाय उस महिला की तरफ ताकने लगे। वो कहने लगी बाबा रोटी ले और जा। लेकिन सूरदास खड़े हो गए, ताक रहे हैं, पतन की अवस्था, बिल्कुल आकर्षित हो गए हैं, बंधन टूटने वाला है। सेक्स खींच रही है उनको। अब वो महिला इतनी देर में अपनी सास को आवाज़ देती है, पता नहीं कैसा साधु है ये, मेरी तरफ घूर घूर के देखा जा रहा है। तो आती है बुढ़िया, अरे क्या बात है, रोटी लेनी है? नहीं जा। तो कहते माई मैंने रोटी नहीं लेनी, तू जो चरखा काट रही है उसकी आवाज़ मुझे आ रही थी, उसमें से वो तकला जो होता है वो मुझे तकला चाहिए, रोटी नहीं चाहिए। उसका क्या करेगा तू? जो कह ला दो बस वही चाहिए माई। अब वो तकला लेकर के आई। सुपर ईगो ने उसको कहा, सुपर ईगो ने कहा ईगो को स्ट्रांग हो जा, नहीं तो अभी बंधन टूट जाएंगे, हो सकता है यहीं कोई दुष्कर्म हो जाए। उनने फट से उठाया और तकले से अपनी आंखें फोड़ ली। अरे मैं रूप को, इतना जो रूप है इसको रोक नहीं पा रहा, इसके आकर्षण को, इन आँखों के कारण से। तो ये सुपर ईगो जो है ये आदमी को बचाती है एकदम, बिल्कुल 5 मिनट पहले आदमी का पतन होने वाला है और 5 मिनट बाद वो बच गया उससे, क्योंकि अंदर से सुपर ईगो ने कहा कि फोड़ ली आंखें अपनी। तो फ्रायड ने कहा कि सुपर ईगो आदमी पे जोर डालती है और उधर जो है वो इड्क जोर डालती है कि मौका है, बड़ी इतनी सुंदर स्त्री खड़ी है, भर ले इसकी जप्फी। तो फ्रायड कहता है ये कन्फ्लिक्ट सारी ज़िंदगी हमारे अंदर चलता है।